प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। अटल अनुसंधान अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछली क्लास में आपने भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। यदि आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मित्रों, आज की इस वीडियो में आप उच्च न्यायालय के बारे में सीखेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। उच्च न्यायालय की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान की भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर के भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 232 तक उच्च न्यायालयों के बारे में प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली की स्थापना की गई है। एकीकृत न्याय प्रणाली के बारे में पिछले वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखें, जिसमें उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे तथा अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर कार्य करता है। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, इसके बाद उच्च न्यायालय और फिर जिला न्यायालयों का स्थान आता है। जिला न्यायालय के निर्णयों की अपील उच्च न्यायालय में तथा उच्च न्यायालय के निर्णयों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो यहां पर आपको याद रखना है, भारतीय संविधान की भाग 6 में सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 5 में की गई है, क्योंकि वह केंद्र सरकार से संबंधित है, केंद्र से संबंधित है। और उच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान की भाग 6 में की गई है। भारतीय संविधान के भाग 6 को राज्यों का संविधान कहा जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 232 तक उच्च न्यायालयों के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके बाद भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम 1862 में ब्रिटिश भारत में प्रारंभ की गई थी। 1862 में सर्वप्रथम कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में सर्वप्रथम उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता है, फिर इसके बाद बम्बई है और इसके बाद मद्रास है। ये तीनों सीरियल से हैं और इन तीनों की स्थापना 1862 में ब्रिटिश भारत में की गई थी। सर्वप्रथम उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 में की गई थी और कहाँ कहाँ की गई थी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। इसके बाद 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे। इसके बाद वर्तमान समय में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालयों की स्थापना की जा चुकी है। उच्च न्यायालय की स्थापना, उच्च न्यायालय की स्थापना में प्रावधान अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 231 तथा अनुच्छेद 241 में किए गए हैं। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु अनुच्छेद 231 में कहा गया है, अनुच्छेद 231 के तहत संसद विधि बनाकर दो या अधिक राज्यों और किसी संघ शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि उच्च न्यायालय की यदि बात करें तो अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है और 231 में कहा गया है कि एक उच्च न्यायालय दो या दो से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है या फिर दो या दो से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना तथा उससे संबंधित व्यवस्था परिवर्तन का अधिकार संसद को
दिया गया है। अनुच्छेद 241 के अनुसार संसद को संघ शासित राज्यों के लिए अलग से उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। संसद ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए 1966 में संघ शासित प्रदेश राज्य के लिए उच्च न्यायालय स्थापित किया था। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली कर लीजिएगा, दिल्ली संघ शासित राज्य के लिए, यहाँ पर दिल्ली ऐड करेंगे, दिल्ली संघ शासित राज्य के लिए उच्च न्यायालय स्थापित किया था। दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका अपना अलग उच्च न्यायालय है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कौन से ऐसे दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका अपना खुद का उच्च न्यायालय है, तो इसका आंसर है दिल्ली और जम्मू कश्मीर। वर्तमान समय में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, जो 1 जनवरी 2019 से अमरावती में कार्यरत है। तो ये सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद उच्च न्यायालयों का गठन। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और उतने अन्य न्यायाधीश होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करता है। सर्वोच्च न्यायालय में, यहाँ पर आप देख रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित है और वहाँ पर न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 निर्धारित की गई है। लेकिन उच्च न्यायालय के लिए कोई संख्या निश्चित नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और उतने ही अन्य न्यायाधीश होंगे जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करेगा। इस प्रकार उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। राष्ट्रपति कार्य की आवश्यकता अनुसार समय समय पर इनकी संख्या निर्धारित करता है। अब बात करते हैं न्यायाधीशों की योग्यताएं। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। देखते हैं कौन कौन सी योग्यताएं हैं। वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। इसके बाद या फिर पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। इसके बाद वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। या तो ये योग्यता हो या फिर एक या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। तो इन दो योग्यताओं में से यदि कोई भी योग्यता होती है तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना जा सकता है। इसके बाद आता है न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल की परामर्श से करता है। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी सलाह से? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह से और उस राज्य के राज्यपाल की परामर्श पर उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से करता है। तो यहाँ पर दोनों को में अंतर आपको समझना है। जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करते हैं। लेकिन जब उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। किस किस की सलाह लेता है?
राष्ट्रपति सलाह लेता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और किसकी, संबंधित राज्य के राज्यपाल और किसकी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इन 3 लोगों की परामर्श लेकर के ही राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। 1999 में यह निर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार विमर्श के पश्चात ही राष्ट्रपति को अपना परामर्श देगा। यदि मुख्य न्यायाधीश इस प्रक्रिया का पालन किए बिना ही राष्ट्रपति को परामर्श देता है तो राष्ट्रपति ऐसी सलाह मानने को बाध्य नहीं है। तो यहाँ पर आप पहली बात तो पिछली क्लास में जब आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि जब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं तो उसमें किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। वो सीनियर जो भी होता है सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश उसको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। लेकिन मुख्य न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेकर के ही राष्ट्रपति को परामर्श दे। यदि मुख्य न्यायाधीश 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लिए बिना ही राष्ट्रपति को सलाह देते हैं तो ऐसी सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। तो वहां पर 4 न्यायाधीशों से सलाह ली जाती है। लेकिन उच्च न्यायालय के मामले में यहाँ पर आप देख रहे हैं मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से, उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह लेकर के राष्ट्रपति को परामर्श देता है। जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित किया गया हो तब ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति उन सभी राज्यों के राज्यपालों से सलाह लेगा जिन पर वह उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है। ये समझ लीजिए जैसे चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है वह पंजाब राज्य के लिए भी है और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी है और हरियाणा के लिए भी है। ऐसे उच्च न्यायालय में जब न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो यहाँ पर तीनों राज्यों के राज्यपालों से सलाह लेना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तब राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त कर देते हैं। इसके बाद आता है अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 के अनुसार जब किसी उच्च न्यायालय में कार्य की अस्थायी वृद्धि या बकाया के कारण राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि कार्य निपटाने के लिए और अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है तब राष्ट्रपति न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को अधिकतम 2 वर्ष के लिए अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल उच्च न्यायालय में की जाती है तथा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल उच्चतम न्यायालय में की जाती है। जब उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति या अन्य कारण से अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ हो जाता है या अस्थायी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है तब राष्ट्रपति किसी योग्य व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। अपर एवं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मतलब जो रिटायर हो चुके हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। आपने सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा है, वहां पर सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश पद ग्रहण करने की तिथि, वहां पर सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। 65 वर्ष जन्म से काउंट किए जाएंगे, न कि पद ग्रहण करने की तिथि से। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है।
परंतु वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति द्वारा उसको पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पर आप ध्यान दें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों, यदि वह त्यागपत्र देना चाहते हैं तो उनको अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देना होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या फिर सर्वोच्च न्यायालय का, उनको पद से हटाए जाने की प्रक्रिया दोनों की एक ही है। न्यायाधीशों को हटाया जाना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उन्हीं आधारों और प्रक्रिया के अनुसार उनसे पद से हटाया जाता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने के लिए अनुच्छेद 124 में प्रक्रिया दी गई है। इस प्रकार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को दो आधारों पर हटाया जाता है। पहला है सिद्ध कदाचार, यदि सिद्ध हो जाता है कि उसने कोई कदाचार किया है, या फिर असमर्थता है, इनकैपेबिलिटी है के आधार पर उसको पद से हटाया जा सकता है। किसी न्यायाधीश को उसको पद से हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत, टोटल सदस्य संख्या के, तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। संसद द्वारा पारित प्रस्ताव को उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष आदेश के लिए रखा जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने पर ऐसे न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जाता है। उसी सत्र में, मतलब संसद के साल में 3 सत्र होते हैं, शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और मानसूनकालीन सत्र। यदि शीतकालीन सत्र में किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए महाभियोग लाया गया है तो उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाना आवश्यक होता है। बात करते हैं शपथ। अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करें तो राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ लेते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल के सम्मुख अपनी शपथ लेते हैं। जब कोई न्यायाधीश 2 या अधिक राज्यों के लिए गठित किया जाता है तो ऐसे न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ उस राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है जिसमें उसका उच्च न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। मान लीजिए कोई ऐसा उच्च न्यायालय है जो 4 राज्यों के लिए कार्य कर रहा है, तो किस राज्य का राज्यपाल उसको शपथ दिलाएगा? तो इसका आंसर यही है कि जिस राज्य में वह उच्च न्यायालय का स्थान होगा उसी राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाएगा। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है। 2018 द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के वेतन क्रमशः 2.5 लाख रुपए, यहाँ पर 5 के बाद 0 कर लीजिएगा, 2.5 लाख रुपए मुख्य न्यायाधीश को तथा अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपए मिलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है आपको, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, किंतु पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लें। ये पॉइंट यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद करना चाहिए। इसके बाद है न्यायाधीशों का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ जजेस। अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके किसी एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 220 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है तो वह उच्चतम न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय किसी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष वकालत या कार्य नहीं करेगा। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ। उच्च न्यायालय राज्य का सबसे बड़ा एवं देश का दूसरा सबसे बड़ा न्यायालय है। उच्च न्यायालय को संविधान द्वारा व्यापक शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार।
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। अतः मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे उच्च न्यायालय में वाद लाया जा सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय को 5 प्रकार के लेख जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो यहाँ पर आप प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब ऐसा है, ये है कि ऐसे मुकदमे जिनकी सुनवाई सीधे उच्च न्यायालय में हो सकती है, ऐसे अधिकारों को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहेंगे। मूल अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को भी समान रूप से प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो मूल अधिकारों से संबंधित जो विवाद हैं, चाहे तो पहले उच्च न्यायालय में और चाहे तो पहले सर्वोच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। अपीली क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की अपील सुनने का अधिकार है, जिसमें दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व से संबंधित मामले होते हैं। फौजदारी मुकदमों में सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड के आदेश पर उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक होती है। इसके बाद है उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में पुनः अपील की जा सकती है। मान लीजिए उच्च न्यायालय के किसी एक न्यायाधीश की बेंच ने कोई डिसीजन दिया है, तो उसकी अपील दोबारा उच्च न्यायालय में की जाती है, तो उसके लिए डबल या फिर ट्रिपल बेंच रखी जाती है। रिट जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 226 के अनुसार भारत के प्रत्येक उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 226 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय को उस राज्य क्षेत्र में जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए किसी अन्य प्रयोजन के लिए उस राज्य में किसी व्यक्ति, प्राधिकारी या सरकार जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा जैसे रिट जारी करता है। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 227 के अनुसार उच्च न्यायालय को प्रशासनिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। प्रत्येक उच्च न्यायालय को उस राज्य क्षेत्र में जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के अधीक्षण की शक्ति उसको प्राप्त है। अभिलेख न्यायालय की यदि बात करें तो अभिलेख न्यायालय के बारे में आप सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 215 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। अभिलेख न्यायालय के दो अर्थ हैं। उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ लिखित रूप में होंगी। उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ लिखित होंगी और अभिलेख के रूप में रखी जाती हैं। उन्हें अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष साक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है। इसके बाद इसके साथ ही उसे अपने तथा अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके बाद आता है अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के अधिकारियों या सेवकों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्तें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसे वह इसके लिए निर्दिष्ट करे। परंतु उसकी सेवा शर्तों के तहत वेतन, भत्तों, पेंशन तथा छुट्टी से संबंधित नियम बनाने के लिए राज्यपाल को आदेश दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे भारत के उच्च न्यायालय। वर्तमान समय में भारत के कुल 25 उच्च न्यायालय हैं और बहुत कई उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी खंडपीठ एक जगह और कुछ न्यायालयों की एक से अधिक जगह खंडपीठ स्थापित की गई है। खंडपीठ मतलब एक अलग से बेंच। पहला उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, 1866 में स्थापित हुआ था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है और इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। तेलंगाना उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र तेलंगाना में है और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसके बाद मुंबई उच्च न्यायालय। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना जैसे कि आप जानते हैं, पढ़ ही चुके हैं, 1862 में हुई थी। ये उच्च न्यायालय महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव
इसका अधिकार क्षेत्र है, मुख्यालय मुंबई में है और इसकी खंडपीठ नागपुर, औरंगाबाद और पणजी में रखी गई हैं। इसके बाद आता है कोलकाता उच्च न्यायालय। कोलकाता उच्च न्यायालय पश्चिमी बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके अंतर्गत आते हैं। मुख्यालय कोलकाता में है, खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में रखी गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय की यदि बात करें तो दिल्ली उच्च न्यायालय एक ऐसा उच्च न्यायालय है, भारत का कोई ऐसा राज्य जिसका अपना खुद का उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था, तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली में इसकी अधिकारिता है और यह नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ऐसे ही गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के लिए कार्य करता है। इसका मुख्यालय गुवाहाटी में है और इसकी 3 बेंच हैं, कोहिमा, आइजोल और ईटानगर। इसके बाद आता है गुजरात उच्च न्यायालय। गुजरात उच्च न्यायालय गुजरात के लिए कार्य करता है, इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। हिमाचल प्रदेश के लिए कार्य करता है, इसका मुख्यालय शिमला में है। इसके बाद जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के लिए कार्य करता है और इसका मुख्यालय जम्मू और कश्मीर में है। कर्नाटक उच्च न्यायालय कर्नाटक के लिए कार्य करता है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके बाद आता है केरल उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केरल एवं लक्षद्वीप में है, मुख्यालय एर्नाकुलम में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के लिए कार्य करता है, मुख्यालय जबलपुर में है और ग्वालियर एवं इंदौर में इसकी एक बेंच रखी गई है। चेन्नई उच्च न्यायालय तमिलनाडु एवं पुदुचेरी के लिए कार्य करता है, मुख्यालय चेन्नई में है और इसकी एक खंडपीठ मदुरै में स्थापित की गई है। इसके बाद आता है उड़ीसा उच्च न्यायालय उड़ीसा के लिए कार्य करता है, मुख्यालय कटक में है। पटना उच्च न्यायालय बिहार के लिए कार्य करता है, मुख्यालय पटना में है। इसके बाद पंजाब और हरियाणा के लिए उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए कार्य करता है, मुख्यालय चंडीगढ़ में है। इसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान के लिए कार्य करता है, मुख्यालय इसका जोधपुर में है और एक इसकी खंडपीठ जयपुर में रखी गई है। सिक्किम उच्च न्यायालय सिक्किम के लिए कार्य करता है, मुख्यालय गंगटोक में है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के लिए कार्य करता है, इसका मुख्यालय बिलासपुर में है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय उत्तराखंड के लिए कार्य करता है, मुख्यालय नैनीताल में है। झारखंड उच्च न्यायालय झारखंड के लिए कार्य करता है, मुख्यालय रांची में है। मेघालय उच्च न्यायालय मेघालय के लिए कार्य करता है और इसका मुख्यालय शिलांग में है। मणिपुर उच्च न्यायालय मणिपुर के लिए कार्य करता है और मुख्यालय इम्फाल में है। ऐसे ही त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों की बात आती है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय त्रिपुरा के लिए कार्य करता है, इसका मुख्यालय अगरतला में है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के लिए कार्य करता है, इसका मुख्यालय अमरावती में है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जुलाई 2016 को बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता हाई कोर्ट का नाम बदलकर बॉम्बे हाई कोर्ट को मुंबई हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट को चेन्नई हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट को कोलकाता हाई कोर्ट कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से उच्च न्यायालय को समझने का आपने प्रयास किया है। एक बार संक्षेप में उच्च न्यायालय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 235 तक प्रावधान किया गया है। इसके बाद भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। 1862 में पहला कलकत्ता, फिर बम्बई और फिर मद्रास। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में चौथे उच्च न्यायालय के रूप में हुई थी। इसके बाद उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 214 में है, अनुच्छेद 214 में किया गया है। इसके बाद है, वर्तमान समय में भारत के कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश है जो 1 जनवरी 2019 से अमरावती में कार्यरत है।
न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की जाए तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपालों की सलाह पर की जाती है। न्यायाधीशों का कार्यकाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होता है। वेतन भत्ते की अगर बात करें तो इनका वेतन भत्ते निर्धारित करने का अधिकार संसद को है। वेतन भत्ते इनको राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, किंतु पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। इसके बाद आप उच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको आप देखेंगे। जैसे कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, इसका आंसर है उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे फिर अन्य न्यायाधीश हो। इसके बाद भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 है। एक प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो इसका उत्तर है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।